बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 13 देखा है, पार्ट 14 वीडियो ये आ रहा है आज। इसमें हमने पहले ही आपको बताया है कि क्या पढ़ाएंगे। हम इसमें आज पढ़ाएंगे पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपि क्या होती है, कैसे बनती है, रचना कैसे होती है, संरक्षण कैसे किया जाता था मुगल काल में, और इसमें लगने वाला स्टाफ जो होता था, कौन कौन सा कार्य कौन कौन करता था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम, पांडुलिपियों की रचना। रचना मैंने पहले कुछ कहा था, आप लोग जानते होंगे कैसे, मतलब निर्माण की बात हो रही है। तो मुगल काल की सभी भारतीय पुस्तकें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पांडुलिपि होती क्या है। चलिए एक मिनट, हम लोग अपने टॉपिक पे आने से पहले ये समझ लेते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। तो पांडुलिपि अर्थात हाथ से या हाथ से लिखी गई पुस्तक या कोई विवरण, जिसको अपने हाथ से लिखा हुआ वो पांडुलिपि कहलाती है। ठीक, पांडुलिपियों के का मुख्य केंद्र, पांडुलिपियों को लिखने का जो मुख्य केंद्र था वो था शाही किताब खाना। शाही किताब खाना, सामान्य सी भाषा में अगर कहेंगे तो शाही पुस्तकालय। जो शासक होते थे, अब ये लिखने का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना, तो कब? मुगल काल में। मुगल काल में पांडुलिपियों को लिखने का जो मुख्य केंद्र होता था वो था शाही किताब खाना या पुस्तकालय हुआ करता था। ठीक, जिसे अब पुस्तकालय है, रीडिंग रूम है, उसमें रीडिंग रूम होता है, फिर रिसर्च सेंटर होता है, यानी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो पढ़ने के लिए बैठने की जगह अलग होती है, फिर कुछ स्थान होता है जिसमें शोध ग्रंथ रखे होते हैं, फिर उसी पुस्तकालय में कुछ होता है लिपि घर, जहां पर आप जाकर तरह तरह की लिपियों, जैसे एक वर्चुअल लाइब्रेरी जो होती है, मतलब एक्चुअल लाइब्रेरी जो होती है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि आपको पढ़ने के लिए अलग मिलेगी जगह। रिसर्च बुक है, किसी टॉपिक पे बहुत डीप में जाना है, उसके लिए आपको अलग एरिया मिलेगा, उसमें रिसर्च से संबंधित किताबें मिलेंगी और रिसर्च के लिए बैठे हुए लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी देने के लिए रहेंगे, या फिर वो खुद पढ़ने आए होंगे और आपकी शंकाओं का समाधान करने की क्षमता रखते होंगे। लिपि घर ऐसी होगी कि कैसे, मान लीजिए कोई लिपि इसमें पढ़ते पढ़ते आपको ऐसे मिल गई, ऐसे लिखी है, नहीं समझ में आ रही, तो लिपि घर में जाके आप उसका अनुवाद दे सकते हैं। ठीक, तो ऐसे जो पुस्तकालय बनता था मुगल काल में, उसमें भी पढ़ने के लिए जगह होती थी, शोध ग्रंथ के लिए अलग कमरे होते थे, और उसी में एक होता था लिपि घर। ये जो लिपि घर होता था, यही वास्तव में पांडुलिपियों की रचना का मुख्य स्थान होता था। ठीक, मुख्य स्थान होता था। अच्छा, जब हमने ये देख लिया कि पांडुलिपियों की रचना कहाँ होती है, इनकी रचना का मुख्य स्थान क्या है, तो हम देखते हैं कि जो मुगल काल था उसमें पांडुलिपियों का क्या योगदान था। तो मुगल काल की सभी भारतीय पुस्तकें, मुगल काल की सभी भारतीय पुस्तकें पांडुलिपियों में थी। पांडुलिपियों में थी। ठीक, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसी जगह, अगर हमें यह कहना है कि पांडुलिपि का जो स्थल है, जो स्थान है, या लिपि घर जो है,
इसको अगर हम एक डिफाइन करें, डेफिनेशन तैयार करनी हो तो हम कैसे बताएंगे? लिपि घर के बारे में, जो हमारा ये है जहाँ पर पांडित्य संग्रहित की जाती है, रचना जिनकी की जाती है, जिनको लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, उसको अगर हमको एक डिफाइन लैंग्वेज देनी है, एक भाषा में कहना है, तो हम क्या कहेंगे? उस पर आते हैं। तो लिपि घर जो है एक ऐसी जगह हम लोग लिपि घर के बारे में देख रहे हैं, तो ऐसी जगह जहां बादशाह मतलब शासक की लिपि घर का मतलब है कि ऐसी जगह जहां बादशाह से संबंधित पांडुलिपियां रखी जाती थी या पांडुलिपियों का संग्रह था, अथवा लिपियों को लिखने का कार्य किया जाता था। ठीक, ये होता था आपका लिपि घर। अब इसके बाद में हम देखेंगे रचना करने में विविध प्रकार के लोग शामिल थे। जो पांडुलिपियां होती थी, इनकी रचना में विविध लोग शामिल थे, विविध प्रकार के लोग शामिल थे। ये लोग कौन से होते थे और क्या क्या करते थे, देखते हैं। कागज बनाने के लिए, भाई इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? कागज की। तो कागज बनाने के लिए उसके बाद उन बने हुए गले हुए कागज की लुगदी का पेपर तैयार किया जाता था। पेपर तैयार करने वाले, ठीक, पेपर तैयार हो गया जिस पे लिखा जाएगा। पेपर तैयार करने के बाद सुलेख के पाठ की नकल तैयार करना। अब सुलेख के पाठ की नकल का क्या मतलब है? जैसे कोई भी इंसिडेंस लिखा गया तो रैंडमली लिख के ऐसे रख दिया गया, तो वो है तो है ही है लिखा, पांडुलिपि तो है ही है, लेकिन अब उसको जब आप कलेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो एक सुंदर सी भाषा शैली में, सुंदर सी लेखनी में किसी के द्वारा लिखा जाएगा। तो पहले पेपर के लिए तैयार किया गया जो रॉ मटेरियल था, फिर पेपर बनाया गया। पेपर बनने के बाद इसके ऊपर लिखने वाले लोग जो सुलेख साफ और शुद्ध शब्दों में, साफ भाषा में लिखते हैं, सुलेख लिखने वाले। और उसके बाद आते हैं कोफ्तागार। कोफ्तागार कौन होते थे? इनका काम होता था पृष्ठों को चमकाना। जैसे पेज पे लिख गया, उसके बाद मान लीजिए थोड़ी सी कहीं से रफ वर्क हो गया, कहीं से कुछ पॉइंट्स गिर गया, कुछ कलर में कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे? उसको ये साफ करते थे, चमकाने का काम करते थे, उसको एकदम नीट एंड क्लीन और अच्छा दिखने वाला तैयार करते थे, कोफ्तागार। फिर उसके बाद आता था चित्रकार का काम। अब चित्रकार भाई, अगर कोई भी घटना आप लिख रहे हैं तो उसको अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, उसके बारे में डिटेल देना है, तो वहां पर आपको इसकी इमेज या उसकी चित्र जरूर देनी पड़ेगी। तो यही होता था कि इनके काम के बाद चित्रकार होते थे कि जो घटना होती थी उससे संबंधित इस पर चित्र बनाते थे, चित्रकार। इसके बाद आता था जिल्दसाज। जिल्दसाज का काम क्या होता था कि बनी हुई पुस्तक जो है
उसके प्रत्येक पन्ने को अलंकृत करना। ठीक, ये काम होगा। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक, ये हो गई आपकी बुक, ऐसे है। अब इस पे मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, पहले तो इसने पेपर के लिए रॉ मटेरियल तैयार किया, फिर पेज बनाया, पेज बनाने के बाद हमने क्या देखा, सुलेख, यानी इसको लिखने वाला, इसको लिखने वाला आया। लिखने के बाद कोफ्ता गाली टेक्स्टों को चमका दिया, जिसमें मान लीजिए लिखते हुए ये गिर गया पॉइंट, ऐसे इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे साफ किया, यानी थोड़ा सा चमकाने का काम किया, थोड़ा सा अगर रफ था, रद्दी था तो उसको साफ कर दिया। फिर चित्रकार ने क्या किया, यहाँ पर ये चित्र बनाया, यहाँ पर ये ऐसे चित्र बना दिया। तो क्या था, इसकी आवश्यकता पड़ी तो चित्रकार आ गया। फिर उसके बाद ये अब लग रहा है, मान लीजिए ऐसे इन्होंने क्या किया कि ये ऐसे ऐसे करके ये क्या होगा, ये पृष्ठ का अलंकरण होगा। ये काम कौन करता था, जिल्दसाज। इसका अलंकरण करने के बाद कलेक्टिव फॉर्म में तैयार किया बुक को, और तैयार करने के बाद ऊपर का इसका कवर वगैरह जो था अच्छे से डिजाइन करके तैयार करके इसको लगाना, ये सब काम जिल्दसाज का हो जाता था। अब क्या हो गया, हमारी एक तैयार हो गई, क्या, पांडुलिपि। पांडुलिपि तैयार हो गया। यानी अब आपने क्या सीखा, पांडुलिपि को तैयार करने की जो प्रक्रिया थी, जो तरीका था, उसको आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि पांडुलिपि जो तैयार हो गई उसकी क्या वैल्यू है और उसको किस हद तक संभाल कर रखा जाता है। जो तैयार पांडुलिपि होती थी, इसे बहुत ही बहुमूल्य वस्तु, बहुत ही बहुमूल्य वस्तु व बौद्धिक संपदा, के कार्य के रूप में देखा जाता था। यानी जो पांडुलिपि तैयार होती थी वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु के रूप में देखी जाती थी, तथा यह माना जाता था कि यह एक बुद्धि से उत्पन्न की गई धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। यानी ये क्या थी, बौद्धिक संपदा के रूप में इसको सम्मान दे दिया जाता था। इसमें जो तैयार करने में लोग शामिल होते थे, लोग जो होते थे उनको पुरस्कार व पदवी आदि से नवाजा जाता था। नवाजा जाता था यानी पदवी आदि प्रदान की जाती थी। ठीक, पदवियां प्रदान की जाती थी इसको तैयार करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा उसमें मिलता है सुलेख का। ये क्या है, सुलेख को हम समझेंगे, हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर बता देना जरूरी समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। कभी कभी होता क्या है कि बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन हमारा मन कहता है नहीं, ये इस जगह पे पढ़ रहे हैं इसलिए ये छोटी नहीं होगी, ये उतनी छोटी चीज नहीं होगी। तो सिंपल सा है कि सुलेख को आप बहुत बड़े चीजों की तरफ पे ना लें। सुलेख जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जो आप लिखते थे 8th क्लास के लोग, 8th, वही सब सुलेख है, वही सुलेख की रचना है। और उस पर हम एक बार डिफाइन कर देना चाहते हैं, आप लोग समझ लीजिए। लेखनी का बड़ा महत्व है, लेखनी से आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं, आपको अंक अच्छे मिल जाते हैं। अगर बहुत अच्छा मैटर है, राइटिंग अच्छी आपकी नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, आपके नंबर कम हो जाएंगे। यहाँ पर पदवियां आगे दी जाती है, तो क्यों, अच्छी भाषा, अच्छी शैली में, दिखने में आकर्षक लिखने के कारण दिया जाता था। तो जो सुलेख है उसकी क्या कहानी है वो देख लेते हैं हम लोग। सुलेख, सुलेख अर्थात हाथ से लिखने की कला। सुलेख अर्थात हाथ से
लिखने की कला। ठीक, सुलेखा के साथ हाथ से लिखने की कला स्पष्ट जानिए, बस इससे इसमें और कोई चीज नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि हाथ से लिखने की कला। अकबर जो था, अकबर की यह पसंदीदा शैली कौन सी? सुलेखन की जो शैली थी, सुलेख लिखने की जो शैली थी वो अकबर की पसंदीदा शैली थी। सुलेख कैसे लिखा जाता है सुनिए। 10 से 15 मिलीमीटर की नोक, 10 से मिलीमीटर की नोक सरकंडे में बनाई जाती है। सरकंडा क्या होता है? ये होता है, कहते हैं सेठा। तभी भी ना मिले तो आप अपने घर में किसी बड़े बूढ़े से पूछिएगा, सेठा बता देंगे। और फिर भी ना समझ में आए तो कभी भी आप किसी के यहाँ विवाह में जाइए, विवाह में जाइए तो अमूमन तो शहरों में नहीं मिलेगा, हो सकता है ना मिले, हालांकि मैं जानता भी नहीं हूँ मिलेगा कि नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप विवाह में कभी जाते हैं तो वहां पर माड़ो बनाया जाता है। ठीक, माड़ो में उपज डाला जाता है, ऐसे पिलर्स हो जाते हैं तो इसके ऊपर ये ऐसे बना दिया जाता है। ये जो ऐसे इसके ऊपर डाल दिया जाता है छत के तौर पे, वो होता है सेठा। तो कभी आप जाइएगा तो गौर कीजिएगा, या फिर आप घरों में पूछेंगे तो अमूमन आपको बता देंगे। आप अगर यहाँ विद्यालय में उपस्थित होते या मुझसे मुलाकात होती तो मैं खुद लाके आपको दिखाता कि सेठा क्या होता है और पेन उससे कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता था। फिर छोटे छोटे अक्षरों को बहुत ही सावधानी पूर्वक सजाते हुए लिखने की कला सुलेख कहलाती है। अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि सरकंडे की पेन से नोक बनाएंगे 10 से 15 मिलीमीटर की, और उसे स्याही में वो डुबो कर डिप करके फिर उससे लिखा जाएगा। जैसे लिखना था, ठीक, ये राज दरबार, ये अलंकृत तौर तरीकों के साथ में उस नोक की पेन से इंक में डिप करके और फिर लिखने का काम जो होता है वो सुलेख कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने सुलेख और उसके साथ ही साथ पांडुलिपियों की रचना का ये पार्ट हमने देखा, आपने भी देखा, समझा, और उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। और उसके बाद में जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है रंगीन चित्र। जैसे मुगल शासक अपने कालखंड में, अपने दरबारों में, अपने